का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपके सामने आपकी जेब से जुड़ी हुई, आप देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के, और उन खबरों का आप पर क्या असर होगा, देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, उसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हर रोज़ की तरह मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट ये जान लेते हैं कि आज के कार्यक्रम में हम आपको क्या बताने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं, नजर डालते हैं ऑन द शो पर। इंडिगो ने शुरू की है वसूली। जी हाँ, किस तरह की वसूली है और अब ये कौन सा जो है पैसे आपको अतिरिक्त देने होंगे, इस पर अभी डिटेल में हम चर्चा करेंगे बस थोड़ी ही देर में। एनराइज से मांगा गया है हिसाब। कौन मांग रहा है एनराइज से हिसाब और किस तरह के हिसाब की है तैयारी, ये हम आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक आज के इस कार्यक्रम में। आखिर निकलने लगा केजी बेसिन से तेल। जी हाँ, लंबे इंतजार के बाद क्या है पूरी खबर और इसका फ़ायदा किस तरीके से मिलेगा, कितना महत्वपूर्ण है ये मामला, डिटेल में होगी चर्चा। और निर्यातकों में बढ़ा है खौफ। जी हाँ, हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। डिटेल में आज इस पर भी बातचीत होगी। और फिर शुरू हुई है कर्ज की महंगाई। जी हाँ, कर्ज की महंगाई अभी जो है लगातार आपको परेशान कर रही है और आगे भी नए तरीके से कर्ज में महंगाई शुरू हुई है। और आखिर में जानेंगे मनी 9 सर्वे में कि किसके पास सुविधा है और कौन है मोहताज। जी हाँ, देश की आर्थिक नब्ज का सर्वे, मनी 9 का सर्वे लगातार नए आंकड़े लेकर के आप तक आपके पास लगातार आ रहा है। और इस बीच अब शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की खबर के साथ। इंडिगो में A321 एयरक्राफ्ट पर फ्रंट सीट की बुकिंग के लिए किराए से अतिरिक्त 2,000 रुपये देने होंगे। जी हाँ, अन्य सीटों के मुकाबले फ्रंट सीट पर ज़्यादा लेग स्पेस होता है, जिस वजह से एयरलाइन ने इस पर ज़्यादा किराया वसूलने की योजना बनाई है। कंपनी ने इस शुल्क की जानकारी अपनी वेबसाइट पर दी है। कंपनी के अन्य एयरक्राफ्ट में पसंद की सीट चुनने के लिए पहले ही 500 रुपये शुल्क वसूला जाता है। सर, ATF के दाम घट रहे थे, लगा कि अब तो किराए कम होंगे कि फिर से अब ये किस तरह का शुल्क है ये? भारतीय एविएशन बाजार में विपुल जी जो मोनोपोली है उसका असर हमें सामने दिखाई देने लगा है। ये बात सही है कि ATF के प्राइस घटने के बाद किराए में कमी होनी चाहिए। कुछ एयरलाइंस ने जो फ्यूल सरचार्ज लगाए थे उनको कम भी किया था, लेकिन अब जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ रहा है, ट्रैवल करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, भारत में एक हिस्सा है जिसको बराबर एयर ट्रैफिक की ज़रूरत है। इंडिगो ने यहाँ एक अजीब तरीके की व्यवस्था की है जिसमें कि उसकी थोड़ी सी अधिक लेग स्पेस वाली सीट, जिनको एक्सेल सीट कहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज सीट कहते हैं, उस पर 2,000 रुपये, ये लगभग किसी एक सेक्टर पे 70-80% किराए के बराबर है। अगर आप नॉन पीक पीरियड के किराए को देखें, उतना सीट का अतिरिक्त चार्ज इंडिगो वसूलेगी और सिर्फ सीट पर बैठने का चार्ज, और कोई अतिरिक्त सेवा या सुविधा इसमें नहीं दी जाएगी। ये फैसला विवादों में होगा, इस पर सवाल ज़रूर उठेंगे और शायद ये एविएशन रेगुलेटर तक भी जाएगा, क्योंकि अगर ये बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, बाकी एयरलाइंसेस भी फिर ये करना शुरू करेंगी। लेकिन अब चूंकि एविएशन कंपनियां इस कोशिश में हैं कि उनके पास जो अधिकतम बाजार है उससे अधिकतम रेवेन्यू लाया जा सके, और इंडिगो के पास बड़ा बाजार है, तो इंडिगो की कोशिश ये उसी तरीके की दिखती है। तो उसी तरीके की कोशिश दिखाई दे रही है। पैर फैलाने के लिए भी अब आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब सोचिए आगे क्या क्या भविष्य में एयरलाइन कंपनियां क्या कुछ प्लान कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में सीमित सप्लाई और सरकारी खरीद में कमी की वजह से गैर बासमती चावल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। बीते एक साल के दौरान चावल का भाव करीब 18% तक बढ़ चुका है। एक साल पहले देश में चावल का औसत भाव 34 रुपये प्रति किलो के करीब था और इस साल ये बढ़ करके अब 40 रुपये हो गया है। सर, ये गैर बासमती चावल की कीमतें इतनी क्यों बढ़ रही हैं? देखिए, दोनों तरफ परिस्थिति, खरीफ की फसल के बाद भी गैर बासमती चावल की कीमतें बाजार में बढ़ी हुई हैं। इस पर हम लगातार अपने कार्यक्रमों में आपको जानकारी देते रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक तो खुले बाजार में सरकार की तरफ से पर्याप्त अनाज की बिक्री नहीं की गई, और ये मांग जो बाजार में इस समय मौजूद है, ये उसका असर है कि अब कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। और ठीक खरीफ की फसल की हार्वेस्टिंग के बाद और सरकारी खरीद के बीच कीमतें बढ़ रही हैं। अब यहाँ से दूसरी फसल का चक्र भी शुरू होता है, रबी का चक्र भी शुरू होता है। हालांकि रबी के आंकड़े बुवाई के थोड़े सुधरते दिखाई दे रहे हैं जनवरी के पहले हफ्ते तक, लेकिन कीमतों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया अभी भी बनी हुई है और दोनों अनाजों की, गेहूं और चावल दोनों अनाज की महंगाई में कमी की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। इधर नवंबर के दौरान देश में त्योहारी सीजन होने के बावजूद क्रेडिट कार्ड से खर्च में गिरावट देखने को मिली है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि नवंबर के दौरान देश में क्रेडिट कार्ड से 2,739 लाख ट्रांजैक्शन हुए हैं, जबकि अक्टूबर में ये आंकड़ा 3,200 लाख ट्रांजैक्शन का था। नवंबर के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों की तरफ से कई तरह के डिस्काउंट और ऑफर भी दिए गए थे,
लेकिन इसके बावजूद क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन में कमी देखने को मिली है। इधर आयकर विभाग ने कई अप्रवासी भारतीयों को ये बताने के लिए नोटिस भेजा है कि पहले के वर्षों में वे कितने दिन भारत में रुके थे। नियमों के मुताबिक अगर कोई एनआरआई 181 दिन से ज़्यादा भारत में रुकता है तो उस पर टैक्स डिस्क्लोजर नियम लागू होते हैं। इसी नियम के आधार पर कई अप्रवासी भारतीयों को नोटिस भेजा जा रहा है। सर, एनआरआई से ये पूछताछ किस विषय पे हो रही है और क्या पूछा जा रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एनआरआई से ये जांचने की कोशिश कर रहा है कि क्या भारत में वो टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे हैं। ये शक इस बात से जाहिर हुआ है कि एनआरआई बड़ा समय भारत में बिता रहे हैं और इसलिए एनआरआई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिसमें जानकारी की जा रही है कि वो कितने दिन तक भारत में रहे हैं। आमतौर पर जो 181 दिनों से ज़्यादा अगर कोई विदेशी अनिवासी भारतीय भारत में रहता है या ओवर स्टे करता है तो उसे भारत में अपने टैक्स डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं, उसे अपने टैक्स भुगतानों की जानकारी देनी पड़ती है। और ऐसा पता चला है कि बहुत सारे अनिवासी भारतीयों ने भारत में समय बिताया और इसलिए इसकी जानकारी अब की जा रही है। अनिवासियों के लिए नई चुनौती हो सकती है क्योंकि पिछले दिनों में अनिवासी भारतीयों ने भारत में अपना लंबा समय बिताया है। जी। इस बीच देश का ऑडिट रेगुलेटर एनएफआरए अब हर साल देश के ऑडिटिंग इकाइयों का इंस्पेक्शन करेगा। प्रक्रिया में दुनिया की 4 दिग्गज ऑडिटिंग कंपनियों की भी जांच होगी। इस जांच का मकसद होगा कि ऑडिटिंग कंपनियां या अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग के नियमों से दूर तो नहीं जा रहे हैं। ऑडिटिंग कंपनियों के लिए वैश्विक स्तर पर ऑडिटिंग रेगुलेटर इस तरह की जांच करते रहते हैं। सर, जो लोग सबका ऑडिट करते थे उनका ऑडिट करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? भारत के ऑडिट उद्योग की साख पर और ऑडिट सेवा की साख पर गहरे सवाल हैं और ये ऐसा पहली बार हो रहा है जब ऑडिटर्स का ऑडिट होने जा रहा है। जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, जो ऑडिट और वित्तीय अकाउंटिंग की रेगुलेटरी बॉडी है, वो अब प्रमुख ऑडिटर्स को और खासतौर से जो भारत के ऑडिट की दुनिया में जिन 4 बड़ी कंपनियों बिग 4 की चर्चा बार बार होती है, उनका भी ऑडिट किया जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है विपुल जी कि पिछले 2-3 साल में हमने भारत में जहां भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले देखे हैं, जहां कंपनियों में फ्रॉड्स देखे हैं, जहां कंपनियों में धोखाधड़ी देखी है, बोर्ड्स के जरिए गलत फैसले देखें, उनमें ऑडिटर्स की भूमिका हमेशा संदिग्ध रही है और ऑडिटर्स ने ऐसे फैसलों को सपोर्ट किया है, उन सूचनाओं को, जानकारियों को छिपाया है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से ज़रूरी थी और निवेशकों को पता चलनी चाहिए थी। इसलिए अब नौबत आ गई है कि ऑडिट करने वाली एजेंसियों का भी अब ऑडिट किया जाएगा। हालांकि ग्लोबल प्रैक्टिस है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेगुलेटर ऑडिट करने वाली कंपनियों को ऑडिट करते हैं, लेकिन अब भारत में पहली बार हो रहा है कि सारी बड़ी कंपनियां और बिग 4 कंपनियां भी इस तरीके की पड़ताल के दायरे में आएंगी। और मुझे याद आ रहा है कि इस बारे में जो बातचीत जो है वो सर, जब सत्यम का घोटाला हुआ था तब काफ़ी बातें हुई थी कि होना चाहिए ऑडिटिंग जो है ऑडिट फर्मों की भी, क्योंकि सही तरीके से ऑडिटिंग सत्यम की उसके बाद से लेकर सत्यम से लेकर अभी तक जितने भी आपको बाजार में या कंपनियों में प्रमुख घोटाले दिखे हैं, चाहे वो जेट का हो, अडानी को लेकर भी कई सारे ऑडिटर्स के कामकाज पर सवाल उठे थे। हमेशा किसी कंपनी में जब भी अकाउंटिंग फ्रॉड मिलते हैं, गलत सूचनाएं मिलती हैं, तो उसमें ऑडिटर्स की भूमिका हमेशा संदेहास्पद या संदिग्ध होती है, जबकि ऑडिटर्स को यह माना जाता है कि वो कंपनी के साइड से नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स के और रेगुलेटर की साइड से आते हैं और उनकी उस तरफ से वो कंपनी की पड़ताल करके सही सूचनाएं देते हैं। जी। इधर तेल और गैस उत्पादन करने वाली कंपनी ओएनजीसी ने केजी बेसिन में उत्पादन शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के मुताबिक नए केजी बेसिन से रोजाना करीब 45,000 बैरल तेल और 10 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन होगा। इससे भारत के तेल उत्पादन तथा गैस उत्पादन 7-7% की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि इस बेसिन से पहले रोजाना जितने तेल और गैस उत्पादन का अनुमान था, अब उसमें कटौती की गई है। सर, ओएनजीसी का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण आप इसे मान रहे हैं और इससे क्या कुछ उम्मीदें लगाई जाए? लंबा समय 20 साल से भारत के तेल उद्योग में केजी बेसिन की चर्चा तरह तरह से, तमाम विवादों से, निवेश के जरिए होती रही और अब केजी बेसिन से उत्पादन होना शुरू हुआ। तो मुख्य सुर्खी थी कि उत्पादन होना शुरू हुआ, लेकिन इसके पीछे जाकर देखें तो कई महत्वपूर्ण चीजें दिखाई देती। जिन लोगों को पता नहीं केजी बेसिन के इतिहास के बारे में, करीब 2000 से पहले की बात है, केजी बेसिन में पहली बार गैस फाइंड हुई थी। 2002 की बात है, भारत में सुर्खियां बनी थी कि रिलायंस को केजी बेसिन में गैस मिली और इस पर भारत की आयात की निर्भरता खत्म हो सकती, इतनी गैस थी। पर कभी वैसा हुआ नहीं। केजी बेसिन को जितना बताया गया है, जहां जितनी संभावनाएं बताई गई, ये बेसिन उतना कभी भारत के ऑयल सिक्योरिटी में योगदान नहीं कर पाया और भारत की तेल और गैस पर निर्भरता बढ़ती चली गई। ऐसी ही सुर्खी उस समय भी बनी थी। 2 महत्वपूर्ण चीजें समझने वाली हैं तमाम सुर्खियों के बीच में। पहली चीज ये कि 2017 में ओएनजीसी ने केजी बेसिन से उत्पादन का जो टारगेट दिया था, ये ध्यान रखना जरूरी है, वो 78,000 बैरल पर डे का था और अब जो पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कल कहा गया उद्घाटन के बाद वो घटकर 45,000 बैरल पर डे पर आ गया है।
देखिए ये केजी बेसिन की बुनियादी समस्या है। जब रिलायंस को भी गैस फाइंड हुआ था तो कहा गया था कि रिकॉर्ड गैस मिलेगा, लेकिन कभी भी उतनी गैस केजी बेसिन से नहीं निकली और धीमे धीमे केजी बेसिन के ब्लॉक्स में कुछ कंपनियों ने करीब 300 के आसपास डिफरेंट वेल्स खोदे गए थे डीप सी में, और उसके बाद उनसे कंपनियां बाहर निकल आई थी। हालांकि ओएनजीसी का एक कहना है कि इस उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो यह पहलू तो यह है कि केजी बेसिन से कितना तेल मिलेगा ये बाद में पता चलेगा, पर ओएनजीसी की दृष्टि से यह खासी महत्वपूर्ण सफलता है, क्योंकि केजी बेसिन से लंबे समय बाद 20 साल बाद थोड़ा बहुत तेल निकलना शुरू हुआ है। ओएनजीसी पिछले 10 साल से लगातार सवालों के घेरे में है। उसके सारे तेल कुएं सूख रहे हैं, उन तेल कुओं में बुढ़ापा आ रहा है जिसको एजिंग कहते हैं, और दूसरी चीज है कि भारत का घरेलू कच्चा तेल उत्पादन लगातार गिर रहा है। हम लोगों ने विस्तार से इकोनॉमिकम में भारत के तेल सिक्योरिटी पर चर्चा की थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप समझ सकते हैं कि ओएनजीसी और भारत की तेल सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद कैसे बन गई, क्योंकि ओएनजीसी ने जो भी कमिटमेंट किए, जो भी वादे किए, वो कच्चे तेल उत्पादन के आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं, और इसलिए भारत को ज़्यादा आयात करना पड़ रहा है। इसलिए उम्मीदें ज़्यादा हैं कि केजी बेसिन के इस डीप सी कुएं से तेल निकलना शुरू होगा। पर लक्ष्य को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये वक्त बताएगा, अगला 3-4 साल बताएंगे कि केजी बेसिन ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में कितना योगदान दिया, क्योंकि इससे पहले भी तमाम कोशिशों से के नतीजे अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं आए। तो नजर रहेंगी यहाँ पर, और देखता ये है कि क्या वाकई में भारत की जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं जितनी, उसमें से क्या कुछ योगदान जो है केजी बेसिन से आता हुआ दिखाई देगा। भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर के साल 2023 शानदार रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के संगठन एम्फी के मुताबिक 2023 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के प्रबंधन में आने वाली संपत्ति में 27% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, और कुल संपत्ति का आकार 50 लाख करोड़ रुपए के पार कर गया है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल AUM 50.78 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। सर, ये नंबर्स लगातार महीने दर महीने बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बढ़े हुए नंबर्स क्या दिखा रहे हैं? बेहद दिलचस्प आंकड़ा है। अगर आप ऊपर से प्रत्यक्ष रूप से देखें तो 50 लाख करोड़ रुपए का AUM हमें बताता है कि भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग की पोटेंशियल क्या है। पर आप दूसरी तरफ से देखें तो 50 लाख करोड़ का AUM केवल 5 करोड़ SIP फोलियोज के साथ आया, जिसमें वास्तविक निवेशक 3 से 4 करोड़ हो सकते हैं। तो कितने छोटे से बेस पर भी 50 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने जुटा लिया। तो अगर आप संभावनाओं की दृष्टि से देखें कि अगर इन फोलियोज की संख्या 1 करोड़ भी बढ़ जाती है तो भारत में म्यूचुअल फंड का आकार कितना बड़ा होगा। म्यूचुअल फंड का आकार बड़ा हो रहा है, इसका असर आप भारत के शेयर बाजार पर देख रहे हैं। हम आपको लगातार बताते हैं 16 से 17 हजार करोड़ रुपए हर महीने SIP के तौर पर आ रहे हैं, और इसलिए ये पैसा बाजार में लगाया जा रहा है, और इस वजह से भारतीय शेयर बाजार को मजबूती, स्थिरता मिली है। बाजार में उतार चढ़ाव तो है, पर तेज क्रैश नहीं आता, क्योंकि घरेलू निवेशकों ने विदेशी निवेशकों के बदले वो स्थान संभाल लिया है जिस स्थान पर पहले ड्राइव करते थे बाजार को विदेशी निवेशक। तो ये तो म्यूचुअल फंड की बढ़ती ताकत है, जो भारतीय निवेशकों के बढ़ते रुख का संकेत है। ये पहलू है, लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि बहुत छोटा हिस्सा म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है। पर इस आंकड़े को जो भीतर से देख रहा था विपुल, तो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा निकल कर आया। 2023 का जो आंकड़ा था उसमें जो टॉप इन्वेस्टमेंट आया म्यूचुअल फंड में वो सब इक्विटी इनफ्लो में भी था, और इसमें भी स्मॉल कैप बेस्ड फंड जो सबसे ज्यादा रिस्की माने जाते हैं, सबसे ज्यादा वोलेटाइल माने जाते हैं, जिनमें जोखिम ज्यादा है, जिसकी चेतावनी ज्यादा दी जाती, 25% पैसा उसी में आया स्मॉल कैप फंड में। यानी यहां म्यूचुअल फंड ने स्टॉक मार्केट को मिरर किया। बिल्कुल जैसे स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी हो रही थी, स्पेकुलेशन हो रहा था, कोटक ने तो कहा था कि स्पेकुलेशन हो रहा है, कई सारे लोगों ने कहा, लगभग वैसी स्थिति म्यूचुअल फंड निवेशकों ने भी की कि उन्होंने स्मॉल कैप बेस्ड फंड पर पैसा लगाया, क्योंकि स्मॉल कैप के स्टॉक बढ़ रहे थे। इसके बाद दूसरा हिस्सा सेक्टोरल थीमेटिक फंड था, जिसमें 19% पैसा आया, मिड कैप में 14% इनफ्लोज आए, मल्टी कैप में 12% आए, और लार्ज और मिड कैप में भी 12% आए। तो लार्ज और मिड कैप जो आमतौर पर बाजार में स्थायी तौर पर रिटर्न देने की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से सबसे ऊपर माने जाते हैं, म्यूचुअल फंड निवेशकों ने उसमें कम पैसा लगाया, और जहां से जल्दी कमाई हो सकती थी स्मॉल कैप रिलेटेड फंड, उसमें पैसा लगाया। तो अभी म्यूचुअल फंड का बाजार तो बढ़ रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड की समझ और म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक रुकने की आदतें नहीं बढ़ रही हैं। हमने आपको अपने मनी9 सर्वे में भी बताया था कि भारत में म्यूचुअल फंड निवेशक भी साल भर में पैसा बेचकर अपना शेयर बेचकर निकल जाते हैं।
और मुझे लगता है कि चूंकि लोगों को अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, शायद एक कारण ये भी हो कि लोग फटाफट चाहते हैं कि कैश मिल जाए, तो इस वजह से हाँ, लेकिन उस जल्दबाजी से आपको कंपाउंडिंग का फायदा खत्म हो जाता है। म्यूचुअल फंड स्टॉक्स नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश का मतलब है कि आप लंबे समय तक बने रहें, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन भारत के शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में एक दूसरे को मिरर करने जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। जैसे बाजार मूव करता है, वैसे ही निवेशकों का व्यवहार म्यूचुअल फंड को प्रभावित करता है। और ये लगातार 35वां महीना होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक अगर मुझे नंबर सही याद है, कि इक्विटी फंड में इनफ्लो जो है वो हमेशा इनफ्लो बना रहा है, आउटफ्लो नहीं हुआ है। तो ये भी नंबर्स काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इधर सरकार कृषि की ज़रूरतों को पूरा करने और मुफ्त राशन योजना के लिए आगामी बजट में फूड सब्सिडी के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन कर सकती है। पिछले साल की तुलना में फूड सब्सिडी के आवंटन में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में फूड सब्सिडी पर खर्च का आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। सर, अब ये फूड सब्सिडी बिल को अगर हम अनाज के बाजार की रोशनी में देखना चाहें तो कैसे देखें? वही देखने का एक जरिया भी है, क्योंकि फूड सब्सिडी के बिल में 2 लाख करोड़ के आसपास की बढ़ोतरी होगी, इस बात की संभावना पहले से जानकारी थी। सरकार ने बड़ी मुफ्त अनाज की स्कीम को 5 साल के लिए बढ़ा दिया, और फिलहाल अभी तो जब तक चुनाव तक है तब तक तो बजट के लिए इसमें व्यवस्था करनी होगी। तो सब्सिडी की दृष्टि से तो भारत में फूड सब्सिडी का बिल 2 लाख करोड़ से ऊपर निकल जाएगा, ये बात स्पष्ट है। अगर आप कोविड का दौर निकाल दें तो ये बहुत बड़ा बिल है फूड सब्सिडी के लिए, जिसको कि आमतौर पर तमाम सवालों के घेरे में रखा जाता है, और राशन प्रणाली के वितरण को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। पर बाजार की दृष्टि से बाजार इसे कैसे लेता है? सरकार 2 लाख करोड़ रुपए या 2.2 लाख करोड़ रुपए का कमिटमेंट अगर अपने इंटरिम बजट में जो आने वाला है, जो फरवरी में आएगा, जो अंतरिम बजट है, उसमें कमिटमेंट करती है, तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि सरकार को अनाज भंडार के लिए ज्यादा गेहूं चाहिए, तभी ये सब्सिडी का इतना आवंटन किया गया। इस सब्सिडी के जरिए ही गेहूं और चावल खरीदा जाएगा और उसे बांटा जाएगा। ये बाजार में सप्लाई और डिमांड का जो मिसमैच है, या सरकार की तरफ से मांग बढ़ने की अंतर्धारणा तैयार करेगा, और इसलिए भारत में अनाज की और गेहूं और चावल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। और सब्सिडी की इस घोषणा के बाद तो ये स्पष्ट रूप से तय है कि एफसीआई को सरकार की ज़रूरत से और ज़्यादा, जो मौजूदा ज़रूरत है उससे और ज़्यादा अनाज खरीदना पड़ेगा। चलिए अब रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। लाल सागर में तनाव बढ़ने की वजह से सामान की आवाजाही के लिए बाधित हुए समुद्री मार्ग का असर भारत के निर्यात पर पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तनाव की वजह से भारत से वस्तु निर्यात में करीब 30 अरब डॉलर की गिरावट आ सकती है, और ऐसा हुआ तो भारतीय एक्सपोर्टर पर यह एक बड़ी चोट होगी। तनाव की वजह से शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर के रूट का इस्तेमाल घटा दिया है और अफ्रीका होकर जाने वाले रूट का इस्तेमाल कर रही हैं। अफ्रीका का रूट क्योंकि लाल सागर के मुकाबले ज़्यादा लंबा है, ऐसे में एक्सपोर्ट पर लागत बढ़ेगी, जिस वजह से निर्यात टूट सकता है। सर, कौन से वो सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पर आपको लग रहा है कि एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिलेगी? भारत के निर्यात के अच्छे दिन पिछले 1 साल से नहीं चल रहे हैं। निर्यात में कई तरीके की चुनौती पहले ही बनी हुई थी, और अब इसके बाद भारतीय निर्यातकों के माथे पर पसीना आना स्वाभाविक है। 40 फुट के कंटेनर का एशिया से यूरोप का जो स्पॉट रेट है वो अब $4000 के आसपास पहुंच गया। करीब 173% की बढ़ोतरी दिख रही है नवंबर की तुलना में। नवंबर में ये किराया $4000 के आसपास पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता तो ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि इतने किराए के बाद प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस बाजार में बनाए रखना मुश्किल होगा। भारत के जो प्रमुख निर्यात जिन पर सीधे असर पड़ रहा है रेड सी के इस ब्लॉकेज का, और ये जो लंबा रास्ता जो केप ऑफ गुड होप होकर अफ्रीका की तरफ से जा रहा है, उसमें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। आपको पता होगा कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में भारत की प्रतिस्पर्धा बांग्लादेश से और चीन से काफ़ी गहरी है, और बहुत थिन मार्जिन है, पतले मार्जिन से, जिन मार्जिन के ऊपर भारत के निर्यातक निर्यात करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब फ्रेट बढ़ रहेंगे, शिपिंग के इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ रहे हैं, तो भारतीय निर्यातकों के लिए इस बाजार में अपने उत्पाद को कॉम्पिटिटिव रख पाना मुश्किल होगा। इसीलिए माना जा रहा है कि करीब $30 बिलियन के आसपास का लॉस भारत के निर्यातकों को सहना पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण उत्पाद है वो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी हैं जिन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इनको बाजार में पहुंचने में देरी होगी। इधर देश में कर्ज महंगा होने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई बड़े बैंकों ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट यानी कि MCLR में वृद्धि कर दी है। इससे कई तरह के लोन महंगे हो गए हैं। एचडीएफसी बैंक ने अपना कर्ज 10 बेसिस पॉइंट तक महंगा किया है।
एसबीआई ने ऑटो लोन में 0.2% की वृद्धि की है। सर, ये लोन पर ब्याज दरें अचानक क्यों बढ़ने लगी? इसकी संभावना हम लोगों ने जाहिर की थी, विपुल, याद होगा नवंबर दिसंबर में जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि रिजर्व बैंक ने पर्सनल लोन के लिए और जो ऐसे अनसिक्योर्ड लोन्स थे जिनके लिए रिस्क वेटेज रेशियोज बढ़ाए थे, यानी बैंकों से कहा था कि वो इस तरीके के जो लोन दे रहे हैं इसके लिए ज़्यादा पूंजी की व्यवस्था करें क्योंकि इनका जोखिम ज़्यादा है। तभी ये समझ में आने लगा था कि बैंकों को अब ज़्यादा पूंजी की व्यवस्था के लिए अपने मार्जिन्स को पे दबाव झेलना पड़ेगा। और अब क्या हुआ, पिछले 15 दिन के अंदर भारत के 4-5 बड़े बैंकों ने ऊंची ब्याज दर पर बॉन्ड से पैसा उठाया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पैसा उठाया, AT1 बॉन्ड से पैसा उठाया, डिपॉजिट रेट्स में बढ़ोतरी की। तो पूंजी का प्रभाव बढ़ाने के साथ साथ अब कर्ज पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। और इसमें जितने भी लोन पर रेट बढ़े हैं वो सब रिटेल लोन के सेगमेंट हैं जिन पर बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ये नया दौर है ब्याज दरों में बढ़ोतरी का जो कुछ अंतराल के बाद आया और ठीक उस समय आया है जिस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में इस बात की संभावना जाहिर की जा रही थी कि शायद थोड़ी बहुत रिकवरी तीसरे क्वार्टर में दिखाई देगी मांग की दृष्टि से, क्योंकि दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी दिखाई दी थी। ऐसी स्थिति में जबकि थोड़ी मांग की संभावना है तब ब्याज दरों में बढ़ने से मांग का जो मूड है वो थोड़ा और ख़राब होगा, बिगड़ेगा, ऐसा लगता है। लेकिन सर, अब आगे की बात करें तो जिस तरह के इंडिकेशन मिले, कहा जा रहा है अप्रैल मई जून से शायद जो है ब्याज दरों में कटौती की संभावना है, तो फ्यूचर को लेकर के क्या आपको लग रहा है? अभी ये ब्याज दरें बढ़ी हुई चलेंगी, कुछ कमी हो सकती है, क्या लग रहा है आपको? मुश्किल लगता है क्योंकि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने की रेसिपी बन गई है। एक तरफ 3 हिस्से हैं, 3 कंपोनेंट हैं, हम ध्यान से देखें। एक तो बैंकों की बोरोइंग्स, उन्होंने जो बॉन्ड्स की बोरोइंग की वो 7.5-8% से ऊपर बॉन्ड्स की बोरोइंग की है बैंकों ने और बाहर से भी पैसा उठाया है। दूसरी चीज़ है डिपॉजिट्स के रेट्स लगातार बढ़ाए गए हैं क्योंकि FD के रेट महंगे किए गए, यानी बैंक से मानकर चल रहे हैं कि उनकी पूंजी की लागत अब ऊंची रहेगी और अब उसके फलितार्थ के तौर पर लोन पे इंटरेस्ट रेट में भी बढ़ोतरी हो गई। अब ये साइकिल वापस लौटते लौटते तो लंबा समय लगेगा। बैंक जिस तरह से पूंजी जुटा रहे हैं, महंगी पूंजी जुटा रहे हैं, वो इस बात का संकेत है कि वो लंबे समय तक ऊंचे ब्याज दरों की तैयारी कर रहे हैं। और अब एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, हमने देखा कि दिसंबर के बाद भारत में क्रेडिट की ऑफटेक के क्रेडिट की डिमांड भी कम हुई, क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हुआ। अब इन ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद अगले क्वार्टर में भारत में कर्ज की मांग में और कर्ज के डिस्बर्समेंट और भी कमी आएगी। इधर चीन की अर्थव्यवस्था में गहराई, सुस्ती और ताइवान और अमेरिका के साथ बढ़ते उसके तनाव का असर वहां के शेयर बाजार पर अब साफ देखा जा रहा है। चीन का शेयर बाजार करीब 5 साल के निचले स्तर तक लुढ़क गया। विदेशी इंडेक्स में लिस्ट चीन के बॉन्ड्स में भी लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में चीन की हिस्सेदारी रिकॉर्ड निचले स्तर तक चली गई है। इस बीच चीन में शेयर बाजार रेगुलेटर ने पिछले साल लगाए नेट सेलिंग पर प्रतिबंध को भी हटा दिया गया था, जिसके बाद वहां के शेयर बाजारों में बिकवाली और भी ज़्यादा गहराने लगी है। सर, ये गिरावट कितनी गहरी है और किस तरीके से इस भविष्य में आपको लग रहा है कि चिंताएं बढ़ा सकता है चीन के लिए? चीन की अर्थव्यवस्था का जो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंज है, चीन की अर्थव्यवस्था का जो व्यापक चैलेंज है, वो शेयर बाजार पर रिफ्लेक्ट होने लगा, दिखने लगा है। हालांकि शेयर बाजार पर इसका असर पिछले 1 साल से दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी मार्केट में जो क्राइसिस चल रही है या युआन की कमजोरी के बाद भी निर्यात नहीं बढ़ रहा है, इसका असर हमने चीन के बाजार पर देखा था, पर अभी बहुत बेहद मुखर होकर सामने आ गया। जो 2 महत्वपूर्ण आंकड़े आए जिसकी रोशनी में इस बाजार को पढ़ा जा रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो हैं, पर जिन 2 महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों की रोशनी में बाजार में गिरावट को देखा जा रहा है उसमें एक है कि चीन की आर्थिक विकास दर 5% से नीचे रहने वाली है, जो चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद कम है और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मंदी आने की संभावना है। और दूसरा है कि चीन का निर्यात लगातार गिर रहा है, उसमें तेज बढ़ोतरी नहीं दिख रही। इन दोनों महत्वपूर्ण आंकड़ों के बाद चीन में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए चीन के शेयर बाजार में दबाव बना हुआ। और तीसरा और महत्वपूर्ण आंकड़ा चीन के बैंकिंग सेक्टर को लेकर आया, जहां चीन सरकार को प्रॉपर्टी मार्केट को उबारने के लिए और बैंकों को बचाने के लिए फिर एक और पैकेज देना पड़ा। और यही वजह थी कि चीन के बाजार में अब मंदी के, गिरावट के तेज संकेत मिलने लगे। 5 साल के निचले स्तर पर तो है ही, यहां तक कि चीन के रेगुलेटर को नेट सेलिंग भी पे जो प्रतिबंध था उसे भी हटाना पड़ा ताकि बाजार का सेंटीमेंट थोड़ा बहुत सुधर सके। हालांकि सेंटीमेंट सुधरा नहीं, प्रतिबंधों के बाद हटने के बाद बाजार से निकलने के मौके और ज़्यादा बढ़ गए और इसलिए इंस्टीट्यूशनल सेलर्स ने बिकवाली भी की बाजार में, जिसका असर शेयर बाजार में गिरावट के तौर पर हमें दिखाई दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं मनी9 के सर्वे की।
तो देश की जेब का सबसे बड़ा सर्वे किया है मनी9 ने और हर रोज़ उसके तमाम आंकड़े क्या कुछ निकल करके आए हैं उसका विश्लेषण हम हर रोज़ कर रहे हैं एक एक करके। तो आज हम जानने की जो कोशिश करेंगे, आज के सर्वे में जो खास बातें रहेंगी हम आपको बताएंगे, भारतीयों के जीवन स्तर के बारे में जानकारी देंगे। आपको पता चलेगा कि कितने भारतीय बेहतर जीवन जी रहे हैं और कितने अभी भी रोजी रोटी की लड़ाई में फंसे हुए हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि पिछले साल के मुकाबले भारतीयों के जीवन स्तर में कितना सुधार देखने को मिला है। तो एक एक करके तमाम जो है कार्ड्स को लेकर के आते हैं और तमाम जो सवाल को लेकर के आते हैं। तो हमने पूछा कि आखिर में कैसा जीवन जी रहे हैं भारतीय परिवार। तो इसमें ये बताने वाले कि हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं महज जो है 5% लोग हैं, हालांकि 2022 में आंकड़ा 3% था। कंफर्ट जोन में है ऐसा मानने वाले की संख्या 55% हो गई है, जबकि 2022 में 44% लोग ऐसा मान रहे थे। बेसिक जीवन, जी हाँ, बेसिक जीवन जीने वालों की संख्या घटी है। 53% लोग जो है वो मान रहे थे 2022 में कि ये हम बेसिक जीवन जी रहे हैं और अब 40% लोग ऐसा मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, इन आंकड़ों के भीतर क्या छुपा हुआ है, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। विपुल जी, मनी9 का जो भारत की जेब का सर्वे जिसको लगातार आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल में, अगर आप आय में बढ़ोतरी के शुरुआती आंकड़ों को देखें, जब हमने पहले दिन उसको बताया था, उस रोशनी में जीवन स्तर की तस्वीर हमें दिखाई देती है। इसमें एक आंकड़ा महत्वपूर्ण देखने वाला है कि जो लग्जरी है 3 से 5% की ये बढ़ोतरी दिखती है कि भारत में जिनके पास थोड़ा बेहतर जीवन जीने की या अच्छे जीवन जीने की क्षमता थी, उनकी संख्या बढ़ी है। ये वो जो चर्चा के शेप रिकवरी को लेकर लगातार चल रही है उसकी तरफ इशारा करती है, क्योंकि ऐसे लोग थे उनकी संख्या 3 से 5% हो गई। बीच वाला जो हिस्सा है उसमें थोड़ी बेहतरी दिखाई दी है, यानी 50,000 रुपये से ऊपर की आय वाले जो लोग हैं उनको भी जो वापसी हुई लोगों की शहरों में, जैसे जैसे लोगों ने काम करना शुरू किया और बाजार खुलने शुरू हुए, उसका असर हमें यहाँ उस पर दिखाई देता है। लेकिन अभी भी एक बड़ी आबादी 40% के आसपास के परिवार भारत में बिल्कुल बुनियादी स्तर पर निर्भर हैं। विस्तार से इस आंकड़े में हमने जानने की कोशिश की थी कि लोगों के पास कौन सी एसेट्स हैं, उनकी बचतें कैसी हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, कार है, और इस आधार पर इस सर्वे में आंका गया कि बुनियादी जीवन स्तर जीने वाले कितने परिवार हैं, थोड़े बेहतर और मझोले स्तर के जीवन स्तर के कितने परिवार हैं, और लग्जरी जीवन किनके पास है। तो लब्बुल, अब अभी की जो हमने आपको आंकड़े दिखाए उसका ये है कि 40% लोग ऐसे हैं जो अभी भी देश में बहुत बड़ी आबादी है जो रोजी रोटी के संघर्ष में और बेसिक सुविधाओं के संघर्ष में जो है बेसिक जीवन जो है जीने को मजबूर हैं। चलिए, अब किस राज्य में क्या स्थिति है वो हमने ज़रा जानने की कोशिश की कि किन राज्यों में ज़्यादा रहते हैं लग्जरी जीवन जीने वाले परिवार। तो उसमें निश्चित रूप से देश की आर्थिक राजधानी जहाँ पर है महाराष्ट्र पहले नंबर पे आता है, 10% लोग जो है वहाँ से आते हैं। दक्षिण में केरल में जो है 9% लोग ऐसे हैं जो कि लग्जरी जीवन जीते हैं। दिल्ली के अंदर 8% लोग हैं, कर्नाटका में 8% लोग हैं और हरियाणा में 8% लोग हैं। सर, ये भी मुझे लगता है कि शहरी इलाके ही होंगे, चाहे हरियाणा हो या दिल्ली हो, महाराष्ट्र में भी आर्थिक राजधानी है। क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं यहाँ से? बिल्कुल, ये आंकड़ा जो राष्ट्रीय आंकड़ा उससे और ज़्यादा बेहतर और क्रिस्टलाइज है, और इससे यहाँ हम और करीब से समझकर देख सकते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से जो सबसे बड़े राज्य हैं वहाँ भी कितनी छोटी आबादी जीवन के सबसे ऊंचे स्तर पर, कितनी छोटा हिस्सा है परिवारों का जो जीवन के सबसे अच्छे स्तर पर है। महाराष्ट्र जो कि जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, खासतौर पर इसमें मुंबई का भी सैंपल था और मुंबई के आसपास के बड़े इलाकों का सैंपल था, वहाँ भी अच्छी आय के बाद भी केवल 10% ऐसे परिवार हैं जो लग्जरी या बेहतर ज़िंदगी जीने पे आते हैं। बाकी नीचे भी देखें आप तो हरियाणा में, गुजरात में 8 से 7%, 7-8% परिवारों के हाथ में सारी कुछ कमान है, और यही है वो लोग हैं जिनके पास निवेश की, खपत की, खर्च की, म्यूचुअल फंड खरीदने की, एविएशन यात्रा करने की, जोमेटो से ऑर्डर करने की, नेटफ्लिक्स देखने की, जो भारत की बड़ी स्पेंडिंग स्टोरी है उसको संभालने की क्षमता इन्हीं लोगों के पास है। यही वो लोग हैं जो सुपर स्पेंडर्स हैं, जो भारत में सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, पर इनकी आबादी राज्यों की भी कुल परिवारों की आबादी में बहुत छोटी है, 8%, 9% के आसपास है। जी, अगली जो है स्लाइड लेकर के आते हैं, और यहाँ पर हमने जानने की कोशिश ये की कि आखिर में मध्यम वर्ग कहाँ पर ज़्यादा रहता है। तो बड़ी आबादी उसमें जो है केरल जो है जिसमें लग्जरी लाइफ जीने वाले करीब 8% लोग थे, वहाँ पर 65% लोग ऐसे हैं जो कि मध्यम वर्गीय परिवार हैं। दिल्ली में 63% परिवार, पंजाब में भी 63% परिवार, राजस्थान में 63%, चंडीगढ़ में 62%। मिडिल क्लास परिवार जो है वो जो है बैकबोन इस देश की है और सबसे ज़्यादा संख्या वहाँ पर है। और सर, यहाँ पे मिडिल क्लास का अर्थ क्या होगा ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर में वो कौन सी ज़रूरतें हैं जो पूरी कर पाते हैं लोग, जो कि सबसे बड़ी आबादी यही है देश। ये भी आंकड़ा महत्वपूर्ण है।
देखिए औसतन सारे राज्यों में क्रॉस द बोर्ड 60% से ऊपर परिवार, 60 से 65% से ऊपर के परिवार मध्य वर्ग में आते हैं। और भारत में मध्य वर्ग बेहद उलझा हुआ, बेहद परतदार है। भारत में मध्य वर्ग में एक निम्न मध्यम वर्ग है जो 20 से 35 हजार रुपए महीने की तनख्वाह वाला है, और भारत में एक मध्य वर्ग वो भी है जो 70 से 80 हजार रुपए जिस परिवार की 1 लाख रुपए तक की आय। तो मध्य वर्ग का क्या दायरा, दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत के मध्य वर्ग में निम्न मध्यम वर्ग, मध्य मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और उच्च मध्य वर्ग, इस तरीके की अलग अलग ग्रेड्स हैं। तो ये सारे ग्रेड्स इसमें शामिल हैं, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास भारत का जो बड़ा आकार है वो 60 से 65% के आसपास है। और ये क्रॉस द कंट्री, आपको उत्तर से दक्षिण तक, पंजाब से लेकर केरल तक आपको एक ही जैसा दिखाई देगा। यही वो एस्पिरेशनल क्लास है जिसकी डिमांड, जिसकी मांग जीडीपी के लिए चाहिए। जी, और ये वर्ग ऐसा है, सर ने 3-4 कैटेगरी बताई, लेकिन हर कैटेगरी का व्यक्ति जो है जीवन में संघर्षरत ही रहता है। उसको लगता है कि उसकी ज़रूरतें जो है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ती रहती हैं। चलिए, लेकिन रोजी रोटी का संघर्ष को लेकर के एक बड़ा सवाल है, और वो किस राज्यों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बेसिक जीवन जीने वाले परिवार कौन से हैं? बिहार की स्थिति देखिए, 63% लोग जो हैं वो रोजमर्रा के जीवन में उलझे हुए हैं। असम के अंदर 62% लोग, उत्तराखंड के अंदर 61% लोग, उड़ीसा में 56% और पश्चिम बंगाल में भी आधे से ज़्यादा आबादी बेसिक चीज़ें उनके पास उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, या बेसिक जीवन जीने को मजबूर हैं रोजी रोटी के संघर्ष के लिए। ये बहुत बड़ी आबादी है सर। बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, बंगाल। बिहार और बंगाल तो ऐसे राज्य जहां पॉपुलेशन भी अच्छी खासी पॉपुलेशन भी है। हाँ, ये आंकड़ा इस तरह से समझना बेहतर रहेगा हमारे लिए कि जिन भी राज्यों में वहां के परिवारों में 60% से ज़्यादा लोग मध्य वर्ग नहीं है। अब इन आंकड़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 60% से ज़्यादा, 50%, यानी आधे और आधे से ज़्यादा परिवार बेसिक मिनिमम लेवल की आय 25 से 35 हज़ार रुपये तक की मंथली आय, और 35 हज़ार रुपये से नीचे की परिवारों की आय, जिसमें कि 4.8 लोग हैं और 1.6 लोग कमाने वाले हैं, यानी लगभग 2 लोगों के औसत 2 लोग कमाने और वाले, और बाकी 3 लोग उस पर निर्भर हैं। जहां ये आय कम है वहां निवेश की, मांग की, रोजगार की बहुत सीमित संभावनाएं, और ये परिस्थिति भारत के आर्थिक तस्वीर की सबसे बड़ी डिस्पैरिटी बताती है। और इसे आप कई तरह से देख सकते हैं, वहां से होने वाला माइग्रेशन उन शहरों की तरफ, और इसलिए आप देखें कि महाराष्ट्र में 65% मध्य वर्ग है और उतना ही 65% निम्न बेसिक वर्ग बिहार में है। तो ये फर्क हमें बताता है कि भारत की आर्थिक परिवारों की जो जीवन के रहन सहन का स्तर है वो किस तरीके का। सर, ये मनी9 का जो सर्वे था ये तो दिखा रहा है साफ साफ कि के शेप रिकवरी वाली बात जो है, लेकिन एसबीआई की एक रिपोर्ट सामने आई है, वो कह रहे हैं ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। एसबीआई की रिपोर्ट दिलचस्प है। एसबीआई की आज एक रिपोर्ट आई जिसमें उनका कहना था कि के शेप रिकवरी की बात सही साबित नहीं होती। हालांकि वो रिपोर्ट केवल इनकम टैक्स पेयर्स के आंकड़ों के आधार पर है, और ये बताती है कि इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या में और निश्चित जो इनकम टैक्स में छूट सीमा से ठीक ऊपर आने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ी, और इसलिए उस आय में बढ़ोतरी के कारण उसे बताया जा रहा है थोड़ा सा डाइजेस्ट करना या समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि भारत में इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या ही बहुत छोटी है। भारत की अधिकांश आबादी में तो एक बहुत बड़ी आबादी इनकम टैक्स से बाहर है, क्योंकि उनकी नियमित आय ही उतनी नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एनएसएसओ का भी सर्वे आया जिसने भी बताया कि भारत में मनरेगा में डिमांड लगातार बढ़ रही है। जिन सेवाओं में सबसे ज़्यादा लोग खर्च करते हैं, जो शहरी इलाकों में रहते हैं, उन्हीं की मांग बढ़ रही है। कार, मोबाइल फ़ोन, हाउसेस, ये सब भारत में के शेप रिकवरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आयकर की तस्वीर में हो सकता है हमें ये दिखाई दे रहा हो, लेकिन व्यापक भारत में अभी ये डिस्पैरिटी बढ़ती दिखाई दी, और कोविड के बाद इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी दिखी है। जी, चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं फटाफट, और नजर डालते हैं झटपट पर। ब्लैक रॉक और फिडेलिटी समेत प्रमुख वित्तीय संस्थानों ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि एसईसी के पास बिटकॉइन ईटीएफ के लिए नए सिरे से आवेदन किया है। एसईसी बिटकॉइन ईटीएफ के लिए आवेदनों की समीक्षा करेगा। एसईसी से मंजूरी मिलने के बाद बिटकॉइन ईटीएफ में तत्काल कारोबार शुरू हो सकता है। अगर बिटकॉइन ईटीएफ को मंजूरी मिल जाती है तो निवेशक डिजिटल करेंसी को सीधे खरीदने और होल्ड करने की जरूरत के बगैर बिटकॉइन में निवेश कर सकेंगे। ऑटो कंपनियों की तरफ से दिए गए डिस्काउंट की वजह से दिसंबर के दौरान देश में वाहनों की बिक्री बढ़ी है, जिस वजह से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 21% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑटो डीलर्स के संगठन फाडा के मुताबिक दिसंबर के दौरान देश में 19.90 लाख गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हुआ है।
2022 के दिसंबर में ये आंकड़ा 16.43 लाख था। फाडा के मुताबिक दिसंबर में 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की रजिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। रमन ग्रुप का संचालन करने वाले सिंघानिया परिवार ने कस्टम ड्यूटी चोरी के एक मामले को सेटल किया है। मामले के सेटलमेंट में सिंघानिया परिवार को 328 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा है। सिंघानिया परिवार ने 142 गाड़ियों को इंपोर्ट किया था और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRAI की ने उनके खिलाफ कस्टम चोरी का आरोप लगाया था। सर, ये कुछ खबरें थी, आपकी टिप्पणी। सबसे महत्वपूर्ण बिटकॉइन ETF है, क्योंकि इसको अमेरिका का रेगुलेटर SEC एक बार रिजेक्ट कर चुका है निवेशकों के हित की दृष्टि से। अब दोबारा नए सिरे से बिटकॉइन ETF की लाइन लगी है। बड़े फंड मैनेजर्स, ब्लैक रॉक जैसे फंड मैनेजर्स लेकर आ रहे हैं। देखना होगा कि इस साल क्या बिटकॉइन ETF वास्तव में सफल होते हैं और रेगुलेटर्स को उनकी मंजूरी मिलती है कि नहीं। अंशुमान सर, आज के इस कार्यक्रम में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए फिलहाल अब मनी सेंट्रल को समाप्त करते हैं, लेकिन मनी 9 को आप छोड़ के कहीं मत जाइए। मनी 9 के साथ बने रहिए। मनी 9 पर बहुत ही रोचक, दिलचस्प, जानकारी वाले, आपकी जेब से जुड़े हुए बहुत सारे शोध हैं। आप उसको सुनिए, उसको समझिए, देखिए। और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कम्बोज लाल